नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। मॉक टेस्ट नंबर 7 करेंगे हम लोग विधानसभा का। पार्ट नंबर 1 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 सबसे पहला यहाँ पर सवाल है हिस्ट्री से। डायरेक्ट एक्शन डे या फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस संगठन से संबंधित है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ऑब्जर्व किया था मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। और इसकी डेट आप याद रखिएगा, 16 अगस्त को 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे किया था। काफ़ी हिंसा हुई थी भारत में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला सवाल है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को चौथा स्थान मिला है। इस इंडेक्स को किसने रिलीज किया है? रिलीज करने वाला इंस्टीट्यूट है लॉवी इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर ए। इसमें पहले स्थान पर कौन है, आप हमको कमेंट करके बताइए। जनगणना जो है 2011 की, वो किस संविधान की लिस्ट का हिस्सा है? ठीक है, तो ये आता है आपका संघ सूची में, यानी कि यूनियन लिस्ट में। ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आ चुका है। इसमें सिंगापुर को इन्होंने पहले स्थान पर रखा है, जो कि आपको याद करना है। उसके बाद हमको इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भारत का स्थान इसमें क्या है। लेटेस्ट ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक का है उसमें भारत का स्थान है यहाँ पर 116वां है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं? शस्य ऋतुएं यानी कि क्रॉपिंग सीजन्स भारत में कितने हैं? तो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है इसके बारे में। हमारे पास 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं और आप उसके नाम भी बता सकते हैं। एक होता है रबी, एक होता है खरीफ और एक होता है जायद। तो ये है कुल मिलाकर के। हमको बताना है कि प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि 27 मार्च 2020 को G20 डिजिटल इकोनॉमी के मंत्री मतलब डिजिटल इकोनॉमी पर मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी ऑनलाइन माध्यम से। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी, आपको बताना है। इसकी अध्यक्षता करी थी सऊदी अरब ने। ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। अगला सवाल है कि 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नई दिल्ली में 61वें ललित कला अकादमी पुरस्कारों में कितने लोगों के लिए पुरस्कार जारी किया या कितने लोगों को पुरस्कृत किया? 15 लोगों को। नाम याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। इनमें से कौन सा एक लगून लेक का उदाहरण नहीं है? मगर अगर आपको ये ना आता सवाल तो इसमें आप देख सकते थे कि ये वूलर लेक जो है ये कहाँ पर है। ठीक है, वूलर लेक जो है ये कश्मीर के आसपास है। तो वहाँ पर तो किसी तरह का लगून बनने की कोई संभावना नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वूलर लेक इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये चिल्का लेक हो गई, कोलेरू हो गई और वेम्बनाड हो गई, ये सारी लगून लेक हैं। अगला सवाल है कि जीवों और कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो विधि का नाम है कार्बन डेटिंग। ऑप्शन नंबर ए। अब आपको बताना है खरीफ की वह फसल कौन सी है? उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके उगाया जाता है। फसल का नाम क्या है? फसल का नाम है यहाँ पर चावल। तो चावल को इस तरीके से हम उगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते तो आप ये आसानी से इसका आंसर दे देते। रेड कलर जो है लाल मिट्टी में किसकी प्रेजेंस से होता है, आपको बताना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड होगा जो कि लाल कलर देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है बी। अगला सवाल है कि भारत का केंद्रीय बजट संसद में ये किस सदन या सदनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट तो लोकसभा प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित वालों को छांट लेते हैं। लिग्नाइट कोल, ब्राउन कोल, बिटुमिनस कोल जो होता है ब्लैक कोल, और एंथ्रासाइट कोल जो होता है ये उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है, या फिर इसको हाई ग्रेड या हाईएस्ट ग्रेड कोल बोल सकते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पीट कोल। ठीक है, पीट कोल रेड कोल नहीं होता। उसके बाद है कि जो जापान में एवियन इन्फ्लुएंजा पाया गया था, किस सिटी से पाया गया था? एवियन इन्फ्लुएंजा के कुछ केसेस भारत में भी अब देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले इसको देखा गया था ह्यूगा में। ऑप्शन नंबर सी, जापान के ह्यूगा में। अगला सवाल है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने वाला पहला लोक सेवा आयोग जो है किस राज्य में स्थापित हुआ है? मतलब किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने सबसे पहले ये कदम उठाया है कि वो अपनी सर्विसेज में थर्ड जेंडर या फिर ट्रांसजेंडर को भी शामिल करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम सिविल सर्विसेज में अब ट्रांसजेंडर्स भी जो है अपीयर होंगे जॉब के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि गैस को क्लियर करने के लिए किस क्षारीय पदार्थ का यूज़ करेंगे? अल्कलाइन सब्सटेंस जो यूज़ होगा वो उसमें सी वाटर यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है कि एडिबल पार्ट जो अंगूर में होता है वो कौन सा है? तो ये होता है फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प। तो किस फल का क्या एडिबल भाग है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बर्बर जो है ये किस कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली ट्राइब है? तो वो नॉर्थ अफ्रीका में बर्बर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि कुमारगुप्त का कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में आपको कुमारगुप्त का तुमैन अभिलेख नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमको बताना है कि नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है। यहाँ पर रिवर और सैंधव स्थल के किनारे जो बहती है उससे मिलाना है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। जो सही ढंग से मिलाते हैं उसको देख लेते हैं। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे, दयामाबाद प्रवरा के किनारे, मांडा चेनाब के किनारे कश्मीर में, अलोथल के किनारे घग्गर नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका गलत है। उसके बाद बजट शब्द किस भाषा से लिया गया आपको बताना है। तो बजट एक फ्रेंच शब्द है, ये कई बार जो है पहले भी आ चुका है, क्लीशी क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में हुए, दोनों विषयों में जो है 10% अनुत्तीर्ण हो गए। तो यदि दोनों विषयों में 144 योग्य मतलब ये उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं तो इस परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी आपको बताना है। अब इसमें सॉल्व कर लीजिएगा, पॉज करके हम आंसर बताने जा रहे हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 240, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी? तो सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति सरप्राइजिंगली औरंगजेब के काल में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आपको लग रहा होगा कि उसकी पॉलिसी तो अगेंस्ट थी हिंदुओं के, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ था, ये फैक्ट है, ये IB के पेपर में भी आया था, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। अगला हमारा सवाल है कि मुगल शासनकाल में किस अधिकारी का काम शरीयत या शरा के नियमों का पालन करवाना था? तो शरीयत के नियमों का पालन करवाता था आपका मुहतसिब, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्य को अपने मुख्य लक्ष्य के रूप में घोषित किया था। इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन संबंधित कौन नहीं थे आपको बताना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात हो रही, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वीरेंद्र नाथ सैमसल इसके पार्ट थे, JM सेनगुप्ता भी इसके भाग थे, जितेंद्र बनर्जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन पुलिन दास जो कि डक्का अनुशीलन समिति के संस्थापक थे वो तो क्रांतिकारी दल से थे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा डी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसका सरल सा उत्तर है वाराणसी हो जाएगा यहाँ पर। अयोध्या का गुड़ फेमस है, ठीक है, और सोनभद्र की कालीन फेमस है, सोनभद्र या मिर्ज़ापुर आप बोल लें, ठीक है। उसके बाद है कि हाथरस की हींग फेमस है, खुर्जा का घी फेमस है, लेकिन हमीरपुर जो है गौरा पत्थरों के लिए फेमस नहीं है, ये गलत मिलाया हुआ है। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया है? तो ये निहित है 19, 20, 21, 22 में, ऑप्शन नंबर बी। वेस्टर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वेस्टर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, जड़त्व का नियम, गति के समीकरण और दूरदर्शी का निर्माण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो ये वैज्ञानिक थे गैलीलियो, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि वायु की शक्ति और गति का मापन किया जाता है, किससे करते हैं? वायु की शक्ति और गति का मापन करते हैं एनीमोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि पायरेक्स कांच का निर्माण जो है किससे होता है, मतलब कंपोजिशन क्या है इसका? पायरेक्स ग्लास बनती है बेरिलियम सिलिकेट से और सोडियम सिलिकेट से, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में 3 एक प्रकार के हैं जबकि एक समूह संबंधित नहीं है, तो चुनना है जो दूसरों से भिन्न है। तो अगर हम देखें बुक कवर, TV स्क्रीन, ये सारे जो है संगत हैं, लेकिन लैपटॉप चार्जर ये असंगत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल इसमें जो है लुप्त अंक का ज्ञात करना है आपको लॉजिक ढूंढ करके, इसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं, आप पॉज करके आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 94। उसके बाद आपको इसमें सीरीज कंप्लीट करनी है 2, 6, 14, 26 डैश 62, क्या आएगा इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह? क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 42, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि 9A, 8C, 4B, 3A, 19B, 2C, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपका 18B, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने फास्टैग्स की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है, कब तक बढ़ाया? ये पिछले साल से हम देख रहे हैं कि इसको अनिवार्य करते जा रहे हैं, लेकिन फिर तिथि बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 15 फरवरी 2021 कर दिया था फाइनली, हो सकता है आगे भी तिथि बढ़ जाए। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। हमारे देश का जो है 29वां जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था, ये हमने सब पिक वगैरह शेयर की थी। कहाँ पर है ये? ऑब्वियसली ये है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है कि कोलडैम हाइड्रो पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कलाहांडी और संबलपुर बॉक्साइट क्षेत्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? संबलपुर ऑब्वियसली ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी काल में हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुटने वाले भारत के प्रथम मार्क्सवादी इतिहासकार कौन थे? तो ये थे आपके के.एम. अशरफ, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो? तो डू और डाई का नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में, ऑप्शन नंबर सी। ये रीजनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए इसमें पॉज करके वीडियो को। इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 आएगा इसमें। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जहाँ से यूरेनियम मिलता है वहीं से, ललितपुर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि अमजद अली खान जो है एसोसिएटेड है किस यंत्र से? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे वो? सरोद, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग पश्चिमी घाट को किस नाम से नहीं जानेंगे? ठीक है, ये हमको बताना है। तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं, नीलगिरी पार्ट है, कार्डमम अंतिम छोर है, लेकिन सतपुड़ा के नाम से नहीं जानते, वो अलग ही चीज़ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। 51 नंबर सवाल में बताना है कि अपनी जीवनी पर स्वयं लिखी गई कथा, तो ये होती है आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद इसमें बताना है 55 में अन्य मनस्क शब्द का आशय है कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है वाक्यांश जो शुद्ध ना किया गया हो, उसके लिए संक्षिप्त रूप क्या होगा? जो शुद्ध ना किया गया हो, तो जो शुद्ध ना किया गया वो होता है अपरिमार्जित, ऑप्शन नंबर सी। पूरब और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं हमको बताना है, उसको बोलते हैं ईशान, ऑप्शन नंबर बी। अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? अभ्यंतर का मतलब होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग, ठीक है, किसी वस्तु का भीतरी भाग होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर इसलिए। उसके बाद बताना है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? पर्वत की तलहटी ये नीचे की भूमि के लिए एक शब्द हो जाएगा उपत्यका, ऑप्शन नंबर डी। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? अतीन्द्रिय का आशय हो जाता है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जिसका ऋण चुका दिया गया हो या फिर जिसने ऋण चुका दिया हो वो क्या होता है? वो होता है ऋण, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? मतलब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, ये होगा वीर प्रसू, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि जो है उपयुक्त पर्यायवाची बताना है किसका? अमृत का। अमृत का इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पीयूष बैठेगा। वैसे तो पानी के पर्यायवाची को भी अमृत कह देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अमृत एक पानी का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर अम्बु नहीं चूज करेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पीयूष ही सही माना है, पीयूष को मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें माना है। उसके बाद उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? उपकृत, उपकृत का मतलब जिसके ऊपर उपकार किया गया हो, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमको बताना है इसमें 66 में कि कौन सा अमृत का एक पर्याय नहीं है। अमृत का एक पर्याय आपका नहीं है रसाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रसाल का मतलब होता है आम या तो गन्ना। उसके बाद आविर्भाव का समानार्थी बताना है क्या होगा? आविर्भाव का समानार्थी है अवतरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या है? क्षण प्रभा का पर्यायवाची है बिजली, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपको इसमें बताना है आसक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? आसक्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा यहाँ पर अनुराग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, हुताशन का मतलब होता है आग या फिर अग्नि, और अपरिग्रह का मतलब आपको पता होगा, आप बताइए कमेंट करके क्या मतलब होता है अपरिग्रह का। अश्व का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? अश्व का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर बाजी, बाजी है, तुरंग, ये सारे होते हैं। उसके बाद आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है, तो चक्षु तो होता है, दृग भी होता है, अक्षी या अक्षु भी होता है, लेकिन अंबक नहीं होता, अंबक होता है। अंबक पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ पर गलत प्रतिनिधि दी हुई है, जानबूझ करके ऐसे कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम में। अंबक होता है, अंबक नहीं। उसके बाद बताना है कि अज्ञानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका भिज्ञ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बताना है कौन सा यहाँ पर अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा अंबुज, ऑप्शन नंबर सी। अंबुज क्यों? क्योंकि ये बना है अंबु और जा से, यानी कि जल में जन्मा हुआ। जल में जन्मा कौन होता है?
कमल, और कमल पर्यायवाची है अरविंद का। अगला है कि मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना चाहिए या फिर परिचित होना अनिवार्य है। तो इसमें महात्म की सही वर्तनी क्या होगी ये बताना है। जो हमने यहाँ पर चूज किया बी में यही सही वर्तनी है, इसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। इस तरीके से लिखते हैं महात्म। आधाता होता है, आधामा होता है, और माँ और हा में बड़े आ की मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है पूछा है 77 में। तो इसमें देखेंगे निरनुनासिक सही है, गत्यर्थ भी सही है, अंतश्चेतना भी सही है, लेकिन छिद्रान्वेषी जो है इस तरीके से लिखते हैं, छिद्रान्वेषी लिखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से लिखते हैं छिद्रान्वेषी, इस तरीके से। अब इसमें सब में हमको वर्तनी देखना है किसमें शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी है बी की, ठीक है, स्वतंत्र, इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद है कि 78 बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें अगर आप देखें वैसे तो कई इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं, कुछ लोग इसमें ए को सही मानते हैं, कोई कोई बी को, लेकिन मैंने ज़्यादातर स्टैंडर्ड सोर्स से देखा है शुश्रूषा इस तरीके से लिखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप, और यही एग्जाम में आप मानिएगा, ठीक। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें होता है धोबिन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें बताना है आपको। अशुद्ध वर्तनी है उज्ज्वल की। उज्ज्वल जो है एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग अलग अलग होती है, इसमें 2 आधे जा होते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले भी सवाल हैं। इसमें शुद्ध वर्तनी है विरहिणी में, सी में। शुद्ध शब्द यहाँ पर है आपका दुर्निवार, बी। उसके बाद है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है यहाँ पर अनुग्रहित, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद है कि अनुरक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विरक्त। 76 बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसमें बुभुक्षा गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। उसके बाद श्रृंगार, ये गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार जो है इस तरीके से लिखते हैं जैसे हमने लिखा है, या फिर इस तरीके से लिखते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। उसके बाद भुक्खड़ जो है ये आपका सही लिखा हुआ है, डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद अनुग्रह का सही विलोम शब्द क्या होगा, अनुग्रह का सही विलोम शब्द हो जाएगा विग्रह, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमको बताना है कि अश्लील शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अश्लील शब्द का विलोम शब्द है श्लील। अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाता है अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर सी, अनावृष्टि। उसके बाद आवेशित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनावेशित, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अतिवृष्टि का एक बार फिर से इसमें आ गया है, अनावृष्टि चूज करेंगे सी, मतलब 90 89 रिपीट हो गए, खैर कोई बात नहीं। अगला है कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है। तत्सम यहाँ पर है अर्ची, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द इसमें है, आप एक तत्सम शब्द पूछना है, सॉरी, तत्सम इसमें कदली है, ठीक है, केला का तत्सम होता है कदली। उसके बाद तत्सम नहीं है, आपको बताना है, तत्सम शब्द इसमें आपका गाजर नहीं है, ये तद्भव है। और एक और तद्भव शब्द इसमें फाइंड करना है 92 में, तो इसमें तद्भव शब्द आपका हो जाएगा पीपल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, एक्चुअली पिप्पल होता है तत्सम। अगला सवाल है कि 87 में अमर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमर का हो जाएगा मर्त्य, डी। और कौन सा इसमें तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव पूछ रहे हैं, तद्भव इसमें है आपका मूंग, सी। उसके बाद अंतर्मुखी का विलोम शब्द हो जाएगा बहिर्मुखी, डी। और शब्द का तद्भव शब्द हो जाता है सबद, बी। नारियल का तत्सम पूछा है, नारियल का तत्सम इसमें हो जाता है नारिकेल, ए। और ढीठ का तत्सम यहाँ पर हो जाएगा धृष्ट, डी। उसके बाद इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है, विज्ञान और मानव का डैश संबंध है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसमें हो जाएगा अन्योन्याश्रित, ऑप्शन नंबर ए। कैवर्त का तद्भव रूप क्या होता है, कैवर्त का तद्भव रूप होता है केवट, ऑप्शन नंबर बी। और कौन सा शब्द आपका तद्भव है इसमें बताना है, तद्भव इसमें है जीभ, सी। तत्सम शब्द इसमें बताना है कौन सा है, तत्सम शब्द इसमें हो जाएगा आपका चत्वारी,